बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाजरीन, आज 28 मई योम तकबीर का दिन है। 1998 में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे चागी के मुकाम पर, जहां पे पाकिस्तान ने साबित किया था कि वो अपने हक के दिफा रखता है और वो दिफाई कुव्वत बन चुका है और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत और इसके अलावा इस्लामिक दुनिया की पहली एटमी कुव्वत, पहली और आखिरी एटमी कुव्वत बनने के बाद पाकिस्तान ने साबित किया कि वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है। और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो 1974 में भुट्टो ने शुरू किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने शुरू किया था, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में जो है वो मुस्लिम लीग नून की उस वक्त हुकूमत थी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बैरूनी दुनिया का बदतरीन प्रेशर होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और समर मुबारकबंद और इसके अलावा दीगर जो एटमी साइंसदान थे, उनकी काबिल कदर खिदमात के बाद जो है हमें ये दिन देखना नसीब हुआ जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना और उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। और दुश्मन को दंदान शिकन जो है वो जवाब देने के लिए पाकिस्तान हर वक्त अपनी दफाई कुव्वत में जो है वो इजाफा रखता है। और इस वक्त पाकिस्तान उस दफाई कुव्वत का हामिल मुल्क है जिस पर कोई भी दुश्मन मुल्क मैली आंख से जिसको नहीं देख सकता। ये हमने साबित किया है। इससे चंद रोज़ कबल भी बयानुल मरसूस का जो हमारा ऑपरेशन था उसमें हमने साबित किया है दुश्मन को कि हम वो दफाई और नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बन चुके हैं जिस पर आप मैली आंख नहीं रख सकते। आज हम इस पर एक खसूसी प्रोग्राम करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे हैं वो स्टूडियो में सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर मोहम्मद आकाश साहब हैं, प्रोफेसर वसीम आकाश साहब हैं और तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद एजाज साहब हैं, तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद साहब, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना 1998 में 28 मई का वो दिन था जब भारत के पोखरान के एटमी धमाकों के बाद ठीक 17 रोज़ के बाद पाकिस्तान ने अपनी जो एटमी कुव्वत है उसको साबित किया दुनिया पर कि हम भी एक एटमी कुव्वत हैं और हमें आप बिल्कुल मैली आंख से दुश्मन देखने की जसारत ना करें। उस दिन के हालात और वाक़यात पे थोड़ा सा रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। ये देखें, इस चीज़ का आगाज़ हुआ था, भारत ने किया था 18 मई 1974 को, जब उसने अपना एटमी जो है ना पहला तजर्बा किया था। और उस वक्त वो एक एटमी कुव्वत बनने की जो दुनिया की तारीख़ है उसकी सफ़ में शामिल हो गया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो उन्होंने, आपको याद होगा कि कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर ये कि एटमी ताकत ज़रूर बनेंगे। और उस वक्त ये क्रेडिट ज़रूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है कि उन्होंने उस वक्त इस अज़म का इजहार किया और तमाम सियासत से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आगे आने वाली दफाई ताकत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया था। और न सिर्फ ये फ़ैसला किया था बल्कि इसके लिए उन्होंने मुतअद्दिद मराहिल जो थे वो तय किए। जिस वक्त उस वक्त की दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी एतराज़ात शुरू किए, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उस वक्त किसी न किसी तौर पर काफ़ी सारी जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ थी वो भी लगाने की धमकी दे दी थी, मगर वो नहीं माने। उसके बाद आप ये देखें कि 11 और 13 मई को फिर भारत ने 1998 में बाकायदा तौर के ऊपर, एलानिया तौर के ऊपर 5 एटमी धमाके किए। अच्छा, अब इसके बीच में मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी तैयारी का मरहला शुरू किया, फिर आपको पता है कि अदालत की तरफ से उन्हें सज़ा हो गई और वो फांसी पे चढ़ गए। तो बाद में फिर ज़ियाउल हक़ आए। ये एक पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा अमल रहा है कि इस दौरान जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान की आई हैं 1998 के बाद, 1974 से लेकर 1998 के दरमियान कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं रही कि जिसने इस एटमी प्रोग्राम को रोका हो या रोल बैक करने की कोशिश की हो। ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, तकदीर में एक बहुत अच्छा था, वरना आप अमूमन तौर पे ये होता था कि आज भी ये इस तरह के सिलसिले हैं कि जब कोई सियासतदान या कोई हुक्मरान कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो आने वाला हुक्मरान उसको बंद कर देता है या उसको जो है रोल बैक कर देता है। तो ये पाकिस्तान की तकदीर के लिए बहुत अच्छा था। शायद कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमें आने वाले वक्तों में दुनिया में सुरखरू करना था, तो ये कंटिन्यू रहा। ये वाहिद पाकिस्तान का ऐसा एक प्रोग्राम था जिसको किसी भी हुक्मरान ने आके दबाने की या रोकने की कोशिश ना की।
اب آتے ہیں ہم آپ جو 11 اور 13 مئی کو جس وقت بھارت نے یہ کیا، بھارت کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بھارت کو یہ ضرور تھا خد و خال میں کہ پاکستان کہیں نہ کہیں اس کو بنا رہے، لیکن اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ پاکستان اس کو جو ہے ایٹامک بیس کے اوپر اس کا تجربہ ہی کر دے گا۔ جیسے ابھی آپ نے مودودی کا سنا تھا، مردودی کا، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان حملہ ہی کر دے گا، تو اس طرح ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان اس کے جواب میں اٹیک بھی کر دے گا۔ تو پھر جس وقت انہوں نے، مجھے تھوڑا اگر یاد پڑتا ہے تو بی بی سی نے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اور اس وقت بھارتی لوک سبھا کا اجلاس چل رہا تھا اور واجپئی بڑا گھن گرج کے ساتھ، اور ان کے ایک وزیر داخلہ اس وقت ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، برباد کر جی دیں جی گے۔ بالکل بالکل، تو اسی میرا طرح- خیال ہے اسی دوران جو ہے یہ خبر آئی تھی 3:16 کو ہاں۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اب آپ یہ دیکھیں نا، اور اس کے بعد ان کا ساتھ ہی اپنی لوک سبھا میں بیان، وہ آج بھی موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کا لوک سبھا میں بیان تبدیل ہو گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ امن کی کوشش سے بات یہ کریں اچھی گے۔ دیکھیں، بہت اچھی آپ نے بات کی، مطلب دشمن صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں 28 مئی کو پاکستان نے 1998 میں 5 دھماکے کیے، چھٹا دھماکہ انہوں نے 30 مئی کو کیا، انہوں نے اس کو یہ بتا دیا کہ ہم آپ سے برتری میں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں اس وقت جو اٹامک کی جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی یہ ریسرچ کیا تھا کہ پاکستان کا اٹامک سسٹم اتنا محفوظ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ چاگی کے پہاڑوں کے اوپر کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ سائنسدان، وہ انجینئر جن کی اس میں بڑی کاوش ہے، ہم آج بھی انہیں سلام کرتے ہیں ان سب لوگوں کو، وہ اس دھماکے کے بعد وہاں رہے ہیں تاکہ کوئی تابکاری اثرات، جیسے بھارت آج کل آپ کو پتہ اس ہے کے بعد اس کی کہتے ہیں وہ جو اس کی تھی حیثیت، اس کی جو ریڈیشن تھی، اس کی جو طاقت تھی، جی، وہ بھارتی ایٹمی دھماکوں سے زیادہ تھی۔ زیادہ تھی، یہ بھی بالکل عالمی دنیا مانتی ہے، ہے عالمی اس بات دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو اٹامک جوہری طاقت ہے ہماری، وہ دنیا میں سب سے محفوظ ترین ہے، سب سے مؤثر ترین ہے۔ ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے پاس اس وقت جو اٹامک پاور ہے، اس کو تو دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کی وہ حیثیت اور وہ پاور نہیں رہی۔ آپ نے جیسے بات کی نا کہ دنیا اب طاقت کی زبان سمجھتی ہے، آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ دیکھیں جو ملک، جس ملک نے امریکہ جیسے سپر پاور کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ اس کو لٹایا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں ایران نے اس کو آنکھیں دکھائیں، امریکہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان نے جیسے یہ 10 مئی والا واقعہ کیا، وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ جو اس کے سامنے چین تھا، چین کو انہوں نے رگڑنے کی کوشش کی، چین طاقت بن کے ابھرا، امریکہ اس کے سامنے زیر ہو گیا۔ روس کو انہوں نے زیر کرنے کی کوشش کی، روس طاقت میں ابھرا، انہوں نے روس کے ساتھ، تو دنیا طاقت مانتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت آج کے دور میں خاص طور کے اوپر اللہ کی شکر گزاری کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور میاں محمد نواز شریف کو یہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو وہ ایٹمی قوت بنایا، ناقابل تسخیر قوت بنا، ناقابل تسخیر بنایا کہ آج دنیا ہماری طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچتی ہے کہ ہم یہ کس ملک کو ہم للکار رہے ہیں۔ صحیح پروفیسر صاحب، یہ جو 1974 میں جب بھارت نے پہلے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کے بعد کتنا ایک ناگزیر ہو گیا تھا پاکستان کے لیے 1974 میں کہ وہ ایٹمی قوت بنے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا حالات تھے اس وقت کہ پاکستان کے لیے ناگزیر تھی یہ چیز؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ کو اور پاکستان کے عوام کو، سیاسی قیادت کو اور افواج پاکستان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم تکبیر کے میں سمجھتا ہوں کہ پرمسرت موقع بھی ہے اور بابرکت موقع بھی ہے۔ یوم تکبیر کاشف صاحب ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے پوری دنیا کے نام، پاکستان کی خودداری کا، پاکستان کی خود انحصاری کا اور پاکستان کی قربانیوں کا۔ یہ ملک پاکستان کے جسے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر لیا گیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری جو اس کا ضامن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس کلمے کی بنیاد کے اوپر اس ملک کی جو ہے وہ بنیادیں استوار کی گئیں۔ پھر اس کے بعد جو فضل ہے، یہ فضل ایسا سمندر ہوتا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔
28 मई 1998 की तारीख हमें ये बताती है कि एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत जो पाकिस्तान को बनाया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और इनकी पूरी टीम ने, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र भी करूँगा किसी सेगमेंट के अंदर। आज उस पूरी टीम का नाम लेना भी मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि आज उन सबको हम खराज तहसीन ज़रूर पेश करें। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है ये पाकिस्तान पर। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। ठीक है, ये ऐसी कुव्वत है कि जो कुव्वत, ये ऐसी अवाम है, ये ऐसा मुल्क है कि जिसके अवाम अपने अंदर कुव्वत ईमानी रखते हैं, और कुव्वत ईमानी को मुतज़लज़ल करना मैं समझता हूँ कि काफिर के बस की बात नहीं है। ईमान और कुफ्र का मुकाबला अज़ल से रहा है, अब तक रहेगा, और हावी जो है वो हमेशा ईमान रहा। हमने 1000 के मुकाबले में 313 को भी देखा। ठीक है जी। इसके अलावा हमने मुतअद्दिद मकामात पर देखा कि जब मुसलमानों ने बहुत थोड़े होकर मुकाबला किया और मैदान मारा है। हमने उन 72 को भी देखा करबला के उस मैदान के अंदर के जिन्होंने लाखों के मुकाबला करते हुए इस्लाम को बचाया, अपने सर कटवा दिए, जानें कुर्बान कर दी, मगर इस्लाम के अलम को सिर नगू नहीं होने दिया। आपने बात की भारत के पहली दफ़ा के एटम धमाकों के बाद क्या सूरत हाल बनी, तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना बड़े सगीर में बहुत ज़रूरी था। आप बेहतर समझते हैं कि जैसे एक धड़े के पास जब ताकत आती है तो वो बिला जवाज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बहाने तलाश करता है कि दूसरे को अपना रोब और अपना दबदबा दिखाने के लिए। तो भारत ने उस दौरानिए में भी बहुत मरतबा कोशिश की। अब देखते हैं कि 11 मई और 13 मई के जो उनके एटमी धमाके थे 1998 में ही, उसके बाद वो जो 15, 16, 17 दिन थे, उन दिनों में उनका एक तरफ तो वो खुशी का इजहार कर रहे थे और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को दबे लफ्ज़ों में उसी वक्त वो थ्रेट कर रहे थे। तो ये मुसलमान की एक तारीख़ है कि इसने दुश्मन के मुकाबले में कभी ताख़ीर नहीं की, कभी ज़्यादा देर नहीं की, और उसके दुश्मन के दांत खट्टे करने में कभी उसने हिचकिचाया नहीं है। तो 28 मई, इतनी देर अभी नहीं गुजरी, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को, और ये सेरा जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उस वक्त की सियासी क़यादत जनाब नवाज़ शरीफ साहब को कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत बनकर उभरा, और आज तक अगर इस बड़े सगीर के अंदर अमन बरकरार है। ये बड़ी एक नुक्ते की बात है कि पैरेलल दो क़ुव्वतें आज तवाज़ुन कायम किए हुए हैं, और आज बड़े सगीर में तवाज़ुन है, मौजूद है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत बनकर सामने आया, तो दूसरी कौम को, दूसरी उस कुव्वत को इतनी जुर्रत ना हो सकी कि आज तक वो कोई बड़ा हमला करे या कोई किसी और एंगल से पाकिस्तान को देखे। मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप था हमारे साइंटिस्ट का। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और केरल के माबैन ये जो एक खूबसूरत मैं समझता हूँ हम आहंगी रही, मैं इसके बारे में आगे चलकर जिक्र भी करूँगा अगले सेगमेंट में, कि इतनी खूबसूरत स्ट्रैटेजी थी जहाँ अफवाज पाकिस्तान, जहाँ सियासी क़यादत, जहाँ हमारे ये दो इदारे मिलकर इन्होंने इतना खूबसूरत एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, और उस स्ट्रैटेजिक प्लान में दुनिया को ख़बर भी ना हुई। और चाकी के पहाड़ों में जब ये एटमी धमाके हुए तो दुनिया ने सुना, और बरमला एक ऐलान था, ठीक है जी, कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है जी। दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो वही थे कि जो उस दौर में तारीख़ी फतवाहत जो है वो हमने अपने तारीख़ी फतवाहत में अपना नाम लिखवाया तारीख़ के सफ़ों पर। तो आज तो हमारे पास माशाल्लाह साइंटिस्ट थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंटिस्ट थे, और उनके पास एक पूरी टीम थी, और उन्हें अपनी पूरी जांफिशानी के साथ काम किया और पूरी दलेरी के साथ काम किया। जैसे सर ने फरमाया, आपने फरमाया कि दूसरी ताकतों ने बहुत कोशिश की, इक़्तिसादी ताआमुन को रोक दिया गया 1998 से कबल। आप देखते हैं कि वो जो 9 साल हमारे थे, 8 साल, और उनमें इक़्तिसादी ताआमुन अमेरिका की तरफ से बड़ा प्रेशर था, जापान और दूसरी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर जो है वो डाला गया कि ये एटमी पावर प्लांट को रोके, जैसे आज ईरान के साथ हो रहा है। तो बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का ये हम पर एहसान है, और मोहसिन पाकिस्तान का हम पर एहसान है कि जिन्होंने अपनी काविशों को जारी रखा और एट द एंड पाकिस्तान को नाकाबिल तस्लीम। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। आज का हमारा ये खुसूसी सेगमेंट है योम तकबीर के हवाले से। प्रोफेसर एजाज साहब, ये जो 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए, उसके बाद भुट्टो ने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत बनेंगे। 74 से लेके 98 तक का जो सफ़र है 24 ईयर्स का, कितने चैलेंजेस का सामना था, कौन से चैलेंजेस का सामना था, और किन किन मराहल से गुजरने के बाद हम एटमी ताकत बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले कौम को बहुत बहुत
आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जो यौम तकबीर का माने है अल्लाह अकबर और अल्लाह सबसे बड़ा है। और आज का दिन 28 मई तारीख का वो अजीम शान दिन है कि जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये बावर कराया कि हम जिंदा कौम हैं और हम आज़ाद कौम हैं, हम खुद मुख्तार कौम हैं और अपने दिफा करना जानते हैं। और उसके बाद ये देखता है कि यौम तकबीर न सिर्फ एक तारीख का नाम है बल्कि ये एक तहरीक का नाम है। एक ऐसा अजीम शान दिन है कि जब तारीख दान अपनी तारीख लिखता है तो उस दिन को सुनहरी रूप में लिखेगा कि एक ऐसा अजीम शान दिन कि ये आज के दिन में पाकिस्तान अपने सालमियत की खातर अपने खुद मुख्तियारी को यहाँ पे दुनिया के सामने रखने के लिए चागी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। और वहाँ पे अल्लाह अकबर की सदाएं जब चागी के पहाड़ों से टकराती हैं तो वहाँ पे जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी है, उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। ये वो अजीम शान दिन है कि जिसकी याद दहानी के लिए आज हिंदुस्तान सर पटक रहा है। उसको पता भी है कि जो मेरा नाइबर है, जो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे टक्कर का है। और यही बात है कि हिंदुस्तान को जब जब उसने मैली आंख हमारे वतन अजीज़ पे डाली है तो हिंदुस्तान ने हमेशा मुँह की खाई है। ये जो पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज के जो दिन मनाया जा रहा है कौमी सतह के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे छुट्टी भी है और तमाम स्कूल कॉलेजेस और जो हमारे दफातर हैं वहाँ पे तकारीब का एहतमाम किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदा दिलाने की जो कामें होती हैं अपने अजीम शान मौसम को कभी नहीं भूलती, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो गए, उसके साथ साथ डॉक्टर समर मुबारक मान साहब हो गए और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हो गए और मुनीर साहब हो गए, इनको कोई नहीं बोलता। ये ऐसे मोहसिन हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। मैं ये समझता हूँ कि 1947 में जब हिंदुस्तान ने जब एटमी धमाका किया पहला, उसके बाद में हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा गरूर आ गया था, प्राउड आ गया था। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्हें ये तहिया कर लिया था कि हम किसी न किसी तरह भी हम हिंदुस्तान से पीछे रहने वाले नहीं हैं। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग यहाँ पे फेस की, बहुत ज़्यादा हॉडल्स पाकिस्तान के रास्ते में। आप एक जो सोच थी कि जब भुट्टो साहब ने ये नारा बुलंद किया कि भाई हम घास खाएंगे लेकिन आइटम हम ज़रूर बनाएंगे, तो इसके पीछे जो भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई, जो एक्चुअल जो नारा यही था जिसको बेस करते हुए जहाँ पे अक़वाम आलम को लगा कि अगर जब तक भुट्टो रहेगा तो वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर ज़रूर बनाएगा, तो वो उसी की कड़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो गवर्नमेंट जो इसके बाद आने वाली हैं, जो उसके बाद आई हैं 1947 के बाद, उनकी दिलेरी है, उनकी जिंदा दिली है कि उन्होंने भारत जैसे जो मकार दुश्मन को अपने आड़े हाथों से लिया। जब भारत को लगा कि जब पाकिस्तान को लगा कि भारत उसकी तरफ मैली आंख से देख रहा है तो पाकिस्तान टक्कर का इसका जवाब दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो क्रूशल जो टाइम था 1947 से लेकर 1998 तक पाकिस्तान के लिए कोई इतना साजगार नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये था कि उसको इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पाकिस्तान की सरहदी वायलेशन की, ये पाकिस्तान की LOC की वायलेशन करे, क्योंकि उसको ये आइडिया था कि पाकिस्तान अंदरूनी खाना हमारा टक्कर का है और पाकिस्तान कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना यहाँ पे चल रहा है जिसको बेस करते हुए पाकिस्तान हमारे बिल्कुल मुकाबले आके खड़ा हो गया है। अगर वो वाली बात हो जिस तरह कह रहे हैं कि 1947 में जब इंडिया ने वहाँ पे अगर एटमी धमाका कर दिया तो 1998 में जब पाकिस्तान ने किया तो जो पूरा सिनेरियो था, तो हिंदुस्तान अगर इतना ही अपने आप को ताकतवर डिक्लेयर कर रहा होता तो सब बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन हिंदुस्तान के पास मैं ये समझता हूँ कि एटमी ताकत होने के बावजूद हिंदुस्तान को इतने उस एतबार से पावर नहीं थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सके। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे जो एटमी प्रोग्राम के एतबार से बातचीत करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में जो आज जो हमारा एटमी जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक महफूज हाथों में है, और ना सिर्फ महफूज हाथों में बल्कि एक ऐसा अजीम शान ये हमारा एटमी प्रोग्राम है जो हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम से कई गुना ज़्यादा महफूज भी है और मजबूत भी है और मजबूत भी है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम अक़वाम आलम की बात करते हैं, उनको आइडिया है कि जो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ये हिंदुस्तान की एटमी प्रोग्राम से कई हद तक कई गुना ज़्यादा ये ताकतवर है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान को गाए बगाए मतलब उसको ये आइडिया होता भी था कि भाई मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूँ, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करूँ। लेकिन हिंदुस्तान को इसलिए नहीं यहाँ पर हिम्मत हुई कि उसको आइडिया था कि पाकिस्तान अगर एटमी ताकत है तो किसी न किसी वजह से, और बात है कि पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान के साथ अमन के साथ रहने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन अमन का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर यहाँ पे हमें अगर तंग करता है तो हम उसके आगे अपना जो रिएक्शन न दें, हम उसके आगे सरेंडर करें, ऐसा का हर ऐसा मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि पाकिस्तान अगर अमन का ख्वाह है तो अमन का मतलब ये होता है कि हम जो नाइबर कंट्रीज़ हम उनके साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। और जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, तो देखें कि ये इसमें जो 1999 की जो वॉर जो हमारे हुई थी कारगिल में, जो बहुत जो इम्पोर्टेंट इसका यहाँ पे फैक्टर था। क्योंकि एक साल पहले जो हमारी जो दोनों जनूबी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने यहाँ पे क्योंकि एटमी धमाके किए थे, तो दुनिया को ये लगा कि शायद
شاید یہ ایٹمی وار کی طرف یہاں پہ بڑھیں گے، لیکن اس وقت بھی آپ نے یہ دیکھا کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، اور اس کے بعد جب بھی ہندوستان نے پاکستان کی میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان نے نہ صرف وہ آنکھیں نوچی ہیں بلکہ اس کو اپاج کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کی جو بیسک جو وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کا ایک زبردست قسم کا خطہ عطا فرمایا ہے، اور جو پاکستان کے دنیا کے مڈ میں آتا ہے، اور دنیا کی جو نگاہیں ہیں پاکستان کے قائم ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو دنیا اس کو یہاں پہ واچ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سر ہندوستان کو یہ لگا کہ امریکہ اس کا اتحادی ہے، اور ہندوستان کو یہ لگا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کی زد کرنے کی کوشش کرے گا، اس ایریا کے چودھری بننے کی کوشش کرے گا، لیکن حالیہ جو یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس نے ایک ڈرامہ رچایا 21 اپریل کا، اس کے بعد انڈیا کو لگ پتا گیا کہ پاکستان کس کے ساتھ ہے اور ہندوستان کس کے ساتھ ہے۔ آج ہندوستان کی میڈیا، آج ہندوستان کی عوام، آج ہندوستان کی جو ان کے اپنے جو وہاں پہ وزراء ہیں وہ اپنی حکومت کو سنا رہے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ ہندوستان اس پوری دنیا میں اکیلا ہو کے رہ گیا ہے، اور پاکستان جس طرح لابی کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جس طرح یہاں پہ لوگ مل رہے ہیں، پاکستان امن کا خواہش مند ہے، تو لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اگر یہاں پہ اگر کوئی فرق ہے وہ ایک ہی فرق ہے، وہ آئیڈیالوجی کا فرق ہے۔ میں پروفیسر صاحب یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہیں سے واپس جوڑیں گے کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کو بعد کن صورتحال کا سامنا تھا، معیشت کے حوالے سے کیا صورتحال میں تبدیلی آئی، اور اس کے علاوہ تب کے حالات آج کے حالات سے کس طرح ملتے جلتے ہیں، تب بھارت کا رویہ کیسا تھا پاکستان کے ساتھ، اور آج بیان المرصوص کے کامیاب آپریشن کے بعد بھارت کا جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کل بھی مودی نے ایک تقریر کی ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔